तो अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें रात का सीन दिखाया जाता है। वहीं पे हमें फेदर इमोर्टल सेक्ट का भी सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे कि विंड थंडर सेक्ट लीडर का बेटा जियाओ अपने मास्टर के सामने झुकते हुए उनको एल्डर मुंह की सील टोकन दिखाया जाता है जो कि टूट गया होता है। साथ ही हमें जियाओ के मास्टर ट्रू इनहेरिटेंस हॉल के एल्डर जुआन को दिखाया जाता है, जिनके सामने झुकते हुए जियाओ कहता है, मास्टर मैंने एल्डर मुंह से मिलकर के उन्हें अपने फादर को एक पिल देने के लिए कहा था। इस तरीके से एल्डर मुंह की डेथ ने मुझे काफी ज्यादा चिंता में डाल दिया है और अब मुझे लग रहा है कि मेरे फादर का सेक्ट एक काफी बड़े डेंजर में है, इसलिए मास्टर मैं पर्सनली अपने सेक्ट में जाकर के वहाँ पे चेक करना चाहता हूँ। तब उसका मास्टर कहता है, जियाओ तुम्हें पता है ना कि मैंने अपना डिसाइबल तुम्हें किस लिए बनाया है? तो जियाओ कहता है कि हाँ मास्टर, क्योंकि मेरे पास इमोर्टल सन बॉडी है। इसका मतलब है कि मैं आने वाले समय में एक इमोर्टल बनने की पोटेंशियल रखता हूँ। तो जियाओ के मास्टर गुस्से में टैबलेट को तोड़ते हुए कहते हैं, हाँ वो एक अलग बात है, मगर लेकिन इसी के साथ में मैंने तुम्हारे अंदर आगे बढ़ने के सीरियस एम्बिशंस देखे हैं और पावर के लिए इस तरीके की भूख रखने वाला व्यक्ति कभी भी इन छोटी छोटी बातों से पीछे नहीं हटता। अभी फिलहाल ट्रू इनहेरिटेंस कंपटीशन करीब आ रहा है, इसलिए फिलहाल तुम्हें सिर्फ और सिर्फ उसकी प्रिपरेशन करनी चाहिए। इसलिए उस कंपटीशन में तुम्हारे सामने वाले हर एक डिसाइपल को तुम्हें हरा करके उन सबके टॉप पे जाना है और इस कंपटीशन को जीतना है, जिसके बाद सेक्ट तुम्हें और भी ज्यादा रिसोर्सेज देगा और अभी फिलहाल तुम्हारा यही गोल होना चाहिए। तो अब जिया थोड़ा घबराते हुए कहता है कि मगर लेकिन मास्टर, तो उसका मास्टर कहता है कि नहीं, कोई अगर मगर नहीं, तुम्हारे विंड थंडर सेक्ट की बात तो सिर्फ एक चींटी जितनी छोटी है और वहाँ उस जगह को चेक करवाने के लिए मैं किसी न किसी को भेज दूंगा, इसलिए तुम फिलहाल कंपटीशन को जीतने के बारे में ही ध्यान दो। तो जियाओ कहता है कि ठीक है मास्टर, मैं आपकी बात को समझ गया और मैं आपकी बात को बिल्कुल भी गिरने नहीं दूंगा। तो अब इसी के साथ में फिर से सीन चेंज होता है और अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे कि जूलियन अपनी मिस्टी पीक पे मस्त आराम से बैठा होता है और हॉन्ग को आवाज लगाते हुए कहता है कि लिटिल हॉन्ग, क्या तुम्हारे मास्टर ने जो कहा वो तुमने तैयार कर दिया? और जल्दी करो, तुम्हारे मास्टर को अब जरा भी इंतजार नहीं हो रहा। तब जियाओ एक प्लेट में खाना लाते हुए कहता है, हाँ मैं तैयार हूँ मास्टर, आपने जो कहा मैं वो ले आया। और साथ ही हॉन्ग अपने मन में कहता है, ये कमीना सिर्फ और सिर्फ खाने के बारे में ही सोचता रहता है। एक डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज का कल्टीवेटर खाने को लेकर के इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड कैसे हो सकता है? तभी जूलियन उससे खाने को लेकर के उसे खाते हुए मजे लेते हुए कहता है, अरे वाह ये मीट और ये बीन्स कितनी ज्यादा अच्छी है, और जरा एक मिनट रुको, सिस्टम से मिले इस मसाले को डालने के बाद तो भाई क्या मजा आ रहा है खाने में। इसी के साथ फिर जूलियन हॉन्ग से भी कहता है कि लिटिल हॉन्ग अब यार इस तरीके से मत शर्माओ और ये लो तुम भी खाओ। हॉन्ग कहता है कि मास्टर मैं बिना खाए पिए भी बहुत अच्छे से रह सकता हूँ और मैं सिर्फ खाली कल्टीवेशन के ऊपर ध्यान देकर ही काफी अच्छा हूँ। तब जूलियन उससे कहता है कि अगर तुम खाना पीना नहीं खाओगे और लाइफ को एंजॉय नहीं करोगे तो फिर आखिर इतनी ज्यादा लंबी कल्टीवेशन करके इतना ज्यादा जीने का क्या फायदा? हॉन्ग कहता है कि ठीक है अगर तुम इतना कह ही रहे हो तो मैं एक बार इसे ट्राई कर लेता हूँ। मगर साथ ही वो अपने मन में कहता है कि ये जूलियन तुम सचमुच में काफी ज्यादा वियर्ड हो और आखिर इस पकी हुई ग्रिल्ड मीट में क्या खास है जो तुम इसके इतने पीछे पड़े हो? तो कहती हॉन्ग एक बार उस ग्रिल्ड मीट को टेस्ट करता है, उसे खाते ही उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है, वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। उसे उस खाने को टेस्ट करने के बाद ऐसा लग रहा होता है जैसे कि वो जन्नत में आ गया हो। साथ ही हॉन्ग खुशी के मारे रोते हुए अपने मन में कहता है, वाह ये कितना ज्यादा अच्छा है और बचपन से लेके अब तक मुझे इतनी खुशी कभी महसूस नहीं हुई। उसे इस तरीके से देख करके जूलियन उससे कहता है, ओ वे आखिर तुम इसे खाकर इस तरीके से कैसे रो सकते हो? तो तब हॉन्ग अपने मन में कहता है कि जब मैं एक बच्चा था तो तब मैं बहुत ज्यादा भूखा रहा करता था और मीट के टुकड़े के लिए परेशान रहता था और उस खाने के पहले टेस्ट को भी मैं कभी डिस्क्राइब नहीं कर सकता। मगर फिर उसके बाद से जब से मैंने कल्टीवेशन स्टार्ट की, फिर उसके बाद से मैंने सिर्फ और सिर्फ बैटल्स को जीतने और अपनी ताकत को बढ़ाने के ऊपर ही ध्यान दिया था और इसी तरह मैं धीरे धीरे अपनी लाइफ को एंजॉय करना भी भूल गया था। और अब मुझे लग रहा है कि जूलियन बिल्कुल सच कह रहा था, आखिर स्ट्रॉन्ग बनने का क्या ही फायदा जब तुम अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाओ। तो ये सब सोचते हुए हॉन्ग काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है, जिस वजह से हॉन्ग के अंदर से काफी ज्यादा स्पिरिचुअल पावर रिलीज होने लगती है और वो ब्रेक थ्रू पे ब्रेक थ्रू करने लगता है। देख के जूलियन भी काफी ज्यादा शौक होते हुए कहता है कि एक मिनट रुको, ये तो फिर से ब्रेक थ्रू पे ब्रेक थ्रू करता जा रहा है, अर्ली फिर मिडिल फिर अब लेट स्टेज, और अब ये क्या डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज? नो वे, आखिर ऐसा कैसे हो पा रहा है? ये बच्चा सिर्फ और सिर्फ खाना खा करके ब्रेक थ्रू करके डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज पर आ गया। सचमुच में इसका टैलेंट कितना ज्यादा सीरियस है। इधर हॉन्ग भी अपनी बढ़ती हुई पावर्स को सेंस करता है तो वो भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि आखिर कैसे उसने इतनी आसानी से डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज पे ब्रेक थ्रू कर लिया। तो जूलियन खुश होते हुए उससे कहता है कि लिटिल हॉन्ग बधाई हो, अब तुम भी डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज पर पहुंच गए और मैं भी काफी ज्यादा खुश हूँ तुम ऑलमोस्ट मेरे लेवल तक पहुंच गए। तो हॉन्ग मन में कहता है
मैंने भी ये कभी नहीं सोचा था कि मैं इतनी जल्दी डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज पर पहुंच जाऊंगा, और अब इसका मतलब है कि जल्द ही ये क्रेजी मास्टर और स्टूडेंट का बॉन्ड खत्म होने वाला है। तो अब इसके बाद में हमें अगले सीन में दिखाया जाता है जुलियन मस्त अपनी टेबल पे बैठा होता है, होंग उसकी मसाज कर रहा होता है। तो जुलियन होंग से कहता है कि लिटिल होंग, तुम सच में अब काफी ज्यादा अच्छे से मसाज करने लग गए हो। तो होंग कहता है कि शुक्रिया मास्टर आपकी इस तारीफ के लिए। तो तब जुलियन होंग से कहता है आज का दिन सचमुच में काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, और तुम भी आजकल बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हो, इसलिए क्यों ना आज हम लोग दारू पीने की जगह पर चलते हैं। तो कहते ही अगले सीन में दिखाया जाता है कि होंग और जुलियन दोनों ही दारू पीने के उस अड्डे पर जाने लगते हैं। साथ ही हमें होंग को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा खुश होते हुए अपने मन में कहता है कि एक मिनट रुको, क्या ये क्रेजी मुझे एंड पर वहाँ पे ले जा रहा है जहाँ पे कि इसने ये पागलपन भरा जैकपॉट लगाया था। इधर तभी उन लोगों की साइड पर एक और बंदा आ जाता है, उसका नाम चेंजिया होता है, और वो भी एक पीक डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज का कल्टीवेटर होता है, जो कि होंग और जुलियन से कहता है अरे तुम मूर्ख भी क्या मेरे साथ चलने की कोशिश कर रहे हो? अगर यार आखिर ये नेशन सोल के कचड़े क्या सोच रहे हैं, ये सच में मुझे टक्कर दे सकते हैं। अब तो भी जुलियन तो उस बंदे की बात सुन अपने मन में कहता है लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, स्टोरी में इनकी कल्टीवेशन स्टेजेस कभी डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन बता रहे हैं तो कभी नेशन सोल। तो आप इनके स्टेजेस पर ध्यान ना दे करके स्टोरी पर ध्यान देना, ठीक है ना? तो अब जुलियन अपने मन में कहता है ओ तो ये एक डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज का बंदा है, तो ये बहुत अच्छी बात है, और लगता है कि ये अब मेरी पावर बढ़ाने के लिए काम में आएगा। तो सोचते हुए जुलियन उस बंदे को चिढ़ाते हुए कहता है कि हे चूतिए, अपनी बकवास करना बंद कर, तुझे क्या लगता है कि तू कुछ ज्यादा ही ताकतवर है और हमारे साथ चलने के लायक है, मगर लेकिन तुझ जैसे बेकार शकल के बंदे के साथ जाने में तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। जुलियन की ये बातें सुनकर तो वो बंदा काफी ज्यादा चिढ़ जाता है, गुस्से में उससे कहता है कि तू ऐसा कह करके अपनी मौत को दावत दे रहा है। इतना कहते ही वो बंदा जुलियन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, तभी डिंग करते हुए सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है कि होस्ट आपने एक डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन लेवल के बॉस को गुस्सा दिला दिया है, इसलिए उससे मुकाबला करने के लिए आपका लेवल अप किया जा रहा है अर्ली बॉडी फ्यूजन स्टेज में। और तभी सिस्टम से नोटिफिकेशन मिलते ही जुलियन की पावर बढ़ने लगती है, और फिर तभी जुलियन फिर से अपनी उस बड़ी सी धर्मा बॉडी को बनाता है, उससे अटैक करके उस बंदे को एक ही झटके में खत्म कर डालता है। कि जुलियन की इतनी खतरनाक पावर्स को देख करके तो होंग भी काफी ज्यादा घबरा गया होता है, कहता है कि एक मिनट रुको, इतना खतरनाक बॉडी फ्यूजन लेवल, आखिर ये अपनी इतनी ज्यादा खतरनाक पावर्स को कब से छुपाए बैठा हुआ है? और इस आदमी ने तो उस डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज के बंदे को बिल्कुल पार्क में घूमते हुए एक चींटी की तरह मार दिया। और तभी इधर जुलियन होंग को आगे ले जाते हुए कहता है आखिर तुम अब वहाँ पे खड़े खड़े क्या सोच रहे हो, जल्दी से मेरे साथ चलो, हम लोग उस जगह तक पहुँचने वाले हैं। और यहाँ तक कि एक ट्रू इमोर्टल लेवल का डीमन बॉस भी उस जगह तक नहीं पहुँच सकता। ये सुनकर तो होंग और भी हैरान होते हुए कहता है कि एक मिनट रुको, आपके कहने का मतलब है कि आप उस लेजेंडरी सीक्रेट रिल्म की बात कर रहे हैं? तो जुलियन उससे कहता है कि कम ऑन, अपनी आंखें खोलो और अपने सामने ही देख लो, वो ओपन हो चुका है। दोनों लोग सामने बने पोर्टल को पार करके उसके अंदर चले जाते हैं, और तभी उस पोर्टल के पार उन लोगों के सामने एक बेहद ही ज्यादा खूबसूरत नजारा होता है, जहाँ पे एक जोरदार पार्टी चल रही होती है। इसी के साथ में हमारा ये वाला एपिसोड आप लोगों के लिए एक एक्स्ट्रा स्पेशल एपिसोड के तौर पे बनाया गया था, कि इस वेब कॉमिक की 10th एनिवर्सरी के तौर पर आपको गिफ्ट के तौर पर दिया गया था। ये मजा आया हो तो हमारे इस चैनल AGNI मांगा को भी सब्सक्राइब कर देना। फिलहाल वापस आते हैं हमारी इस मेन स्टोरी में, जहाँ से ये खत्म हुई थी। अब इधर खाना खाने के बाद तो होंग की पावर्स काफी ज्यादा बढ़ जाती हैं, जबकि तभी जुलियन उससे कहता है कि लिटिल होंग, अब जब तुमने खाना खा लिया है और तुम्हारी कल्टीवेशन भी काफी ज्यादा इम्प्रूव हो गई है, तो इसलिए कम ऑन आ जाओ और फिर से मेरे कंधों की मसाज करो। तो जुलियन की ये बात सुनकर तो होंग गुस्से में काफी ज्यादा आग बबूला हो जाता है, और अपने किलिंग इंटेंट को रिलीज करते हुए अपने मन में कहता है तू कमीने, ये आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरीके से ऑर्डर देने की, जबकि मैं ऑलरेडी डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज तक पहुंच गया हूँ। तो जैसा छोटा सा डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज का कल्टीवेटर तो मेरी स्किल्स का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। इतना कहते ही होंग गुस्से में जुलियन की ओर आगे बढ़ने लगता है, तभी उन लोगों के बीच में एक बंदा आते हुए कहता है रिपोर्टिंग पीक लॉर्ड, ये सेक्ट मास्टर ने रिक्वेस्ट की है कि आप जल्द से जल्द सेक्ट के मीटिंग हॉल में आ जाइए, क्योंकि एक काफी ज्यादा अर्जेंट मैटर के ऊपर डिस्कशन करना है। तो उस बंदे को देख करके होंग तो वहीं पर रुक जाता है। जुलियन कहता है कि अभी मुझे आराम किए हुए बस कुछ ही दिन हुए हैं, ऑलरेडी मेरे पास एक और टास्क आ गया। तो कहते ही जुलियन सेक्ट मास्टर से मिलने के लिए चल देता है। पीछे खड़ा होंग गुस्से में अपने मन में कहता है कि डैम, मैंने अपनी इस अपॉर्चुनिटी को वेस्ट कर दिया। मगर ये जुलियन हमेशा ही अपने डिफेंस को लेकर के बेफिक्र रहता है, इसलिए मेरे पास बाद में ऐसे कई चांस मिलेंगे। जबकि जुलियन तो वहाँ से जाते हुए होंग से कहता जाता है कि लिटिल होंग, अभी तुम्हारे मास्टर एक इम्पोर्टेंट काम के लिए बाहर जा रहे हैं, और अब तुम अपनी टेक्निक्स में काफी ज्यादा अच्छे हो गए हो, इसलिए जब मैं वापस आऊंगा तो मेरे पैर की मसाज करने में मेरी मदद करना। इतना कहते ही जुलियन वहाँ से बड़ी तेजी से उड़ जाता है। पीछे खड़ा होंग गुस्से में चिल्लाते हुए उससे कहता है कमीने, क्या तू हमेशा मुझे इसी तरह एक नौकर की तरह ट्रीट करता रहेगा? और तू बस अब कुछ और टाइम और रोक, देख मैं कैसे तुझसे अपनी इस सारी बेइज्जती की बदला लेता हूँ। इधर तभी हमें प्रोफाउंड हेवन सेक्ट के डिस्कशन हॉल का सीन दिखाया जाता है कि सभी लोग उस जगह पर इकट्ठा होकर के एक दूसरे एक दुविधा के ऊपर डिस्कस कर रहे होते हैं। तभी उन सभी के बीच में जुलियन एक जोरदार एंट्री लेता है, जिसे देख करके बाकी
बाकी के सभी लोग तो काफी ज्यादा खुश होते हुए कहते हैं कि पीक लॉर्ड ये आ गए हैं। तो जुलियन सेक्ट मास्टर से पूछता है कि आखिर अब यहाँ पर क्या हुआ है, सेक्ट के सभी लोग इस तरीके से यहाँ पर क्यों जमा हुए हैं, और क्या सेक्ट में एक और क्या कोई और आपदा शुरू हो गई। तो तब सेक्ट मास्टर काफी ज्यादा सीरियस तरीके से जुलियन से कहते हैं कि ब्रदर जुलियन, सिचुएशन ये है कि कुछ साल पहले वेई किंगडम ने हमारे प्रोफाउंड हेवन सेक्ट से एक अर्जेंट हेल्प मांगी थी। उन्होंने देश भर में हुई अजीब घटनाओं के बारे में हमें रिपोर्ट की थी कि उनके किंगडम में कई सारे सिविलियंस बड़े ही अजीब तरीके से मारे जा रहे हैं। जो लोग मारे जा रहे हैं उनकी अजीब तरीके से उनका सारा का सारा खून और उनकी सारी की सारी ताकत को चूस लिया जा रहा है, और ये इंसिडेंट्स बुरे और ज्यादा बुरे होते जा रहे हैं वेई किंगडम में, जहाँ पे कि उनकी एंटायर सिटी में मिलियंस ऑफ रेजिडेंट्स तरीके से एक घोस्ट की तरह मरते जा रहे हैं। और इस वजह से मुझे लगा कि इस सब में डीमंस ही इन्वॉल्व होंगे, इसलिए इस चीज की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए मैंने एक डिसाइपल्स का ग्रुप वहाँ पे जांच पड़ताल करने के लिए भेजा, मगर उनमें से कोई भी वापस नहीं आया है। आज सुबह वेई किंगडम से एक और रिपोर्ट आई है कि ये क्राइसिस, ये दुविधा अब और भी बुरी तरीके से फैलती जा रही है। न सिर्फ उनका किंगडम बल्कि पड़ोसी स्टेट में भी ये फैलता जा रहा है, और अगर ये चीज इसी तरीके से आगे फैलती रही तो जल्द ही वेस्टरलैंड में क्यूस फैल जाएगा। और इसलिए फ्यूचर में डिसाइपल्स को रिक्रूट करने के लिए हमारे सेक्ट को भी इससे काफी ज्यादा परेशानी होने लगेंगी। तो जुलियन कहता है कि क्या ये वाकई में इतना ज्यादा भयानक है, लेकिन क्या वाकई में किसी ने भी इस डिजास्टर के पीछे छुपे मेन कल्प्रिट को अभी तक नहीं देखा। तो फीमेल एल्डर जाओ कहती हैं कि शायद जो भी लोग उसे देखते हैं वो वहीं के वहीं मारे जाते हैं, और अगर ये चीज इसी तरीके से आगे चलती रही तो फिर जल्दी हमारे प्रोफाउंड हेवन सेक्ट को भी एक काफी ज्यादा स्पीड बढ़ा डिक्लाइन देखना पड़ेगा। इससे शायद हम पूरी तरीके से तबाह भी हो सकते हैं। और वेस्टरलैंड तो वैसे ही कल्टीवेटर्स के लिए काफी ज्यादा गर्म जगह है, यहाँ पे सिर्फ नेशन सोल के कल्टीवेटर्स ही डोमिनेट करते हैं। तो फिर आखिर ये कैसे हमारी सेक्ट की क्षमताओं से ऊपर उठ सकता है। तो अब जुलियन कहता है कि इसमें हमारे डिसाइपल्स की कोई कमी नहीं है, कि जरूर ही इस चीज के पीछे एक स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स लगी होगी। तो जुलियन के तक कहते हैं उसे सिस्टम से एक और नई क्वेस्ट मिलती है, जिसमें कि उसे वेई किंगडम को बचाना होगा और इस सारे क्राइसिस को खत्म करना होगा। इसकी वजह से उसे काफी ज्यादा अनइमेजिनेबल रिवॉर्ड्स मिलेंगे। सिस्टम के इस मशीन को देखकर जुलियन भी काफी ज्यादा खुश होते हुए कहता है कि सिस्टम तो सच में काफी ज्यादा बढ़िया है। जुलियन फिर सेक्ट मास्टर से कहता है कि सेक्ट मास्टर, मैं आपके इंटेंशंस को समझ पा रहा हूँ, और मैं ये समझ पा रहा हूँ कि ये चीज इसी तरीके से आगे बढ़ती रही। कुछ सालों में सिर्फ वेई किंगडम को नहीं बल्कि हर किसी को इस चीज का नुकसान झेलना पड़ेगा, इसलिए हमें इस मुसीबत को अब जड़ से ही खत्म करने की जरूरत है। इसके लिए अब मैं खुद पर्सनली जाकर के वहाँ पे ये सब इन्वेस्टिगेट करूंगा। जुलियन की बात सुनने के बाद तो सेक्ट लीडर भी खुश होते हुए कहते हैं, बहुत अच्छे जूनियर ब्रदर, मैं आपसे यही उम्मीद कर रहा था, और अब जब आप खुद ही इस चीज को सॉल्व करने वाले हो तो मुझे यकीन है कि ये चीज बड़ी ही जल्दी सॉल्व हो जाएगी। तो अब इसके बाद में जुलियन वहाँ से जाते हुए कहता है, ठीक है फिर अब मैं चलता हूँ और मेरी गुड न्यूज का इंतजार करना। जुलियन को जाता हुआ देख फीमेल एल्डर तो कहती है कि जूनियर ब्रदर अपना ख्याल रखना। सेक्ट लीडर कहते हैं कि मैंने तो अभी तक अपनी बात भी पूरी नहीं की थी। अब एल्डर साहब कहते हैं कि क्या ब्रदर ये सचमुच में ये कर पाएंगे। एल्डर जू कहती है कि क्या तुम्हारा दिमाग क्या घास चढ़ने गया है। इस वेस्टरलैंड में एक डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज के कल्टीवेटर के लिए कोई भी चीज चैलेंजिंग नहीं है। सेक्ट लीडर कहते हैं कि हाँ बिल्कुल सच, अगर ब्रदर जुलियन सच में ये कर दिखाते हैं इस पूरे वेस्टरलैंड में सिर्फ और सिर्फ हमारा ही नाम चलेगा। अब तुम सब लोग भी यहाँ पे खड़े खड़े अपना टाइम वेस्ट ना करो, डिस्ट्रैक्ट हुए बिना ज्यादा से ज्यादा कल्टीवेशन को बढ़ाने के ऊपर ध्यान दो। तभी अगले सीन में हमें ईस्टर्न वेस्टरलैंड के वेई किंगडम के आउटसाइड का सीन दिखाया जाता है। जुलियन और उसका डिसाइपल होंग बड़ी तेजी से उसी ओर जा रहे होते हैं। तभी होंग वहाँ जाते हुए अपने मन में कहता है कि मीटिंग हॉल से निकलते ही मुझे इस बंजर हॉल वेई किंगडम में ले आया है, मगर मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि रात में अकेले मौका मिलते ही मैं इससे निपट लूंगा। अब इसके बाद में होंग और जुलियन आगे बढ़ते हुए ईस्टर्न वेस्टरलैंड के वेई किंगडम के पीच ब्लॉसम विलेज में आ गए होते हैं, जहाँ पे उस विलेज में उन लोगों को कुछ लोग दिखते हैं जिन्हें देख करके जुलियन कहता है, देख करके लगता है कि इस विलेज के ऊपर बैंडिट्स ने अटैक कर दिया है। तो अब हमें नीचे उस विलेज का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि उस विलेज का चीफ अपने सामने के बैंडिट्स से कहता है, ब्रेव हीरोज, इस समय हमारा विलेज काफी ज्यादा गरीबी में चल रहा है। तो हमारे पास खाने के लाइव स्टॉक के तौर पर सिर्फ और सिर्फ कुछ चिकन, कुछ डक्स, कुछ काउस और कुछ सीप्स हैं। तो अगर आप चाहो तो आप हमसे वो सब कुछ ले सकते हो, लेकिन हमारे विलेज के इनोसेंट लोगों को छोड़ दो। तो वो बंदा एक इवल सी स्माइल हंसते हुए कहता है कि आखिर ये तुम्हारी बेकार सी खाने की चीजों को कौन मांग रहा है, क्योंकि मुझे तो सिर्फ और सिर्फ तुम सभी लोग चाहिए। तो अब ये बंदा होता है वैलिड सिटी से मास्टर ऑफ ब्लैक विंड। फिर वो बंदा उस ब्लेज चीफ को मारते हुए कहता है, ब्लैक विंड स्ट्रॉन्ग होल्ड लीडर के सामने अपने आप को सरेंडर कर दो, इसके बाद शायद मैं तुम्हारी मौत को आसान कर दूंगा। तो अब इधर अपने लीडर को अपनी पावर्स को रिलीज करता हुआ देख करके उसके लोग भी एक्साइटेड होते हुए एक दूसरे से कहते हैं कि जल्दी से पीछे हट जाओ, क्योंकि अब हमारे लीडर अपनी डिवाइन टेक्निक का यूज करने वाले हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो लीडर अपनी एक अजीब सी
टेक्निक का यूज करता है। इसकी मदद से वो उन सभी विलेजर्स की बॉडी से उनकी एनर्जी को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब करने लगता है। वो लोग घबराते हुए कहते हैं कि प्लीज हमें कोई बचाओ, प्लीज हमें मत मारो, ये बंदा एक मॉन्स्टर है, मॉन्स्टर, कोई हमारी मदद करो। अब इधर होंग भी उस लीडर की इस अजीब सी टेक्निक को देख करके कहता है ये तो एक डार्क आर्ट है, ये टेक्निक तो सेंट्रल रीजन के एक परिचित टेक्निक से मिलती जुलती है, लेकिन सेंट्रल रीजन के सभी राइटर्स सेक्टरों ने मिल करके तो उसकी मृत्यु कर दी थी। तो अब इधर होंग इस तरीके से हैरानी से देखता हुआ देख करके इंडियानो से पूछता है कि क्या तुम्हें इस टेक्निक के बारे में कुछ याद आ रहा है। होंग तो अपना मुंह बनाते हुए कहता है कि नहीं नहीं, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता है, बस मुझे ये काफी ज्यादा अजीब सा लग रहा है। होंग किस तरीके से अजीब से बिहेव करता हुआ देख कहता है कि बच्चे आखिर तुझे क्या हुआ है और आखिर तू इस तरीके से अजीब बिहेव क्यों कर रहा है।